हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्लूकोमा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एक्वस ह्यूमर का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ये आई का एक क्रॉस सेक्शन मैंने लिया हुआ है इस फोटो में। इसमें क्या दिखाया हुआ है कि लेंस है, ये लेंस के आगे वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, लेंस के पीछे एक पोर्शन होता है, यहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है विट्रस ह्यूमर। अब जो ये आगे वाला पोर्शन है जहाँ पे एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है, ये पोर्शन जो आई का है ये डिवाइड होता है फर्दर। इसको हम दो पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। एंटीरियर चैम्बर जो ये प्यूपिल से आगे वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये एंटीरियर चैम्बर कहलाता है, और ये जो पीछे वाला एरिया है ये कहलाता है पोस्टीरियर चैम्बर। अब एक्वस ह्यूमर जो है वो कहाँ से बनता है? सिलरी बॉडी होती है जो वो फॉर्म करती है एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर का क्या होता है कि वो लगातार बनता रहता है, ठीक है, लगातार बनता रहता है और बाहर जाता रहता है आई से, और फिर लगातार बन रहा है बाहर जा रहा है, बन रहा है बाहर जा रहा है। कुछ बच भी रहा होगा बीच में, वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बनाता है, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं रहता है, कम ही रहता है। अब बनना तो मैंने बता दिया कि वो कैसे बन रहा है, सिलियरी बॉडी से बन रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है, सिलियरी बॉडी से बन रहा है, फिर जा रहा है पोस्टीरियर चैम्बर में, फिर आगे जा रहा है एंटीरियर चैम्बर में प्यूपिल के थ्रू, और उसके बाद प्यूपिल क्या है, ये दो, ये यहाँ पे एक इस साइड आइरिस हो गया, इस साइड आइरिस हो गया, बीच में जो होल है वो है प्यूपिल। तो क्या होता है कि सिलियरी बॉडी से बनता है ये एक्वस ह्यूमर, फिर जाता है पोस्टीरियर चैम्बर में, फिर उसके बाद जाता है एंटीरियर चैम्बर में थ्रू प्यूपिल, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आइरिस के यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक होता है शेल्म्स कैनाल, ठीक है। तो शेल्म्स कैनाल क्या होता है कि एक्वस ह्यूमर यहाँ से एंटीरियर चैम्बर के थ्रू शेल्म्स कैनाल से सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है और वहाँ से वो ड्रेन आउट हो जाता है, ठीक है। और इस शेल्म्स कैनाल के ऊपर ना एक जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहलाता है ट्रेबिकुलर मैशवर्क। ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि जो बन रहा है एकदम से ना जाए, थोड़ा सा रुके भी, ठीक है। तो ये ट्रेबिकुलर मैशवर्क जो है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बताया सिलियरी बॉडी से बनता है, फिर जाता है पोस्टीरियर चैम्बर में, उसके बाद प्यूपिल के थ्रू एंटीरियर चैम्बर में, उसके बाद क्या करता है शेल्म्स कैनाल के थ्रू बाहर निकल जाता है, और शेल्म्स कैनाल के ऊपर एक सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, जाली जैसा, जो कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस देता है इसको बाहर निकलते टाइम, और वही चीज़ कहलाती है ट्रेबिकुलर मैशवर्क, ठीक है। ये इसका बेसिक जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है एक्वस ह्यूमर का, सिलियरी प्रोसेस से बन रहा है, ठीक है। और जो सिक्रीशन है वो डिफ्यूजन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से होता है सिलियरी बॉडी में। अब ड्रेनेज की बात करेंगे तो ड्रेन कैसे हो रहा है, ट्रेबिकुलर आउटफ्लो, जैसे मैंने बताया ट्रेबिकुलर मैशवर्क के थ्रू बाहर निकलता है, और यूवियोसेक्युलर आउटफ्लो है, यूवियो कॉर्टिकल आउटफ्लो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हमें ध्यान रखना है कि ट्रेबिकुलर मैशवर्क से बाहर निकलता है एक्वस ह्यूमर थ्रू और शेल्म्स कैनाल में जाता है, ठीक है। और शेल्म्स कैनाल से कहाँ जा रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जा रहा है। तो इस तरीके से वो ड्रेन आउट हो रहा है और फॉर्म कहाँ होता है, सिलियरी बॉडी में फॉर्म होता है। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ट्रेबिकुलर मैशवर्क क्या होता है, एक सीव लाइक एरिया है जो कि स्क्लेरा का ही पार्ट है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक्वस ह्यूमर को। उसके बाद एक्वस ह्यूमर क्या है, लगातार बनता रहता है, बाहर जाता रहता है, बीच में कुछ बचता भी है, बिकॉज अब वो क्यों बचता है, क्योंकि ट्रेबिकुलर मैशवर्क लगातार उसको बाहर नहीं जाने दे रहा है, रोक के रख रहा है कुछ। तो वो जो है बीच में जो बचेगा इस एरिया में थोड़ा सा, वो क्रिएट करता है एक तरीके का प्रेशर आई में, जिसको कहते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है। अब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, नॉर्मल रेंज जो है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की वो रहती है 10 से 21 mmHg। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ड्रेनेज जो है कम होने लगता है, ठीक है, कुछ ब्लॉकेज होने लगती है और ड्रेनेज कम होने लगता है, जिसकी वजह से आईओपी रेज करेगा। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की शॉर्ट फॉर्म होती है आईओपी, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है। और क्यों ड्रेनेज कम हो रहा है, तो क्या मतलब है, बन तो बराबर रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, बन बराबर रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो वो जो एरिया में कलेक्ट होते जा रहा है उसकी वजह से क्या है, वहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगेगा, उस एरिया में फ्लूइड बढ़ते जा रहा है, बाहर निकलने की जगह है नहीं, तो प्रेशर बढ़ेगा। आप इसको ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जो एक सिंक है,
ठीक है। और इसमें इस तरीके से पाइप लगा रहता है ड्रेनेज के लिए, ठीक है। एंड ये टैप है, तो टैप से लगातार वाटर आ रहा है, यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या है कि यहाँ पे पानी कलेक्ट होने लगेगा और ये चीज़ प्रेशर क्रिएट करेगी। तो यही है, हमें ऐसे समझना है कि एज के साथ क्या होता है कि ड्रेनेज बाहर जो है वो नहीं निकल पा रहा है उतना ईजिली, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर रेज होने लगता है। एक इमेज है जो मैं दिखाऊंगी, मैंने अभी जो समझाया था उसकी एक बेटर इमेज है। एक्वस ह्यूमर का जो डायनेमिक्स है वो किस तरीके से बनता है उसकी एक बेटर इमेज है, वो मैं दिखाती हूँ। ये वाला जो डायग्राम है यही मैंने आपको ऊपर समझाया था कि ये आइरिस है, ठीक है। ये सिलरी बॉडी है, ये वाला एरिया प्यूपिल है। तो यहाँ पे क्या है, सिलरी बॉडी से बनेगा और इधर जाएगा एंटीरियर चैम्बर में, और फिर क्या करता है कि उसके बाद क्या करता है, यहाँ से ये यूवियोस्क्लेरल ड्रेनेज है और ये शेल्म्स कैनाल है, इसके थ्रू देखिए सिलरी बॉडी से बनते हुए ऐसे जाएगा और बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने ट्रेबिकुलर मेशवर्क भी बनाया हुआ है, ठीक है। ये वाली थोड़ी बेटर इमेज है जो मैंने उसमें दिखाया था। इसमें सेम वही चीज़ है जो मैं ऊपर ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ये इमेज मैंने डाली हुई थी तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। यही वाली वो ऊपर इमेज है जो मैं समझा चुकी हूँ ऊपर कॉन्सेप्ट। तो अब वापस बात करते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर के बारे में, ठीक है। इंट्राओकुलर प्रेशर को IOP से डिनोट किया जाता है और बढ़ती हुई एज के साथ क्योंकि ड्रेनेज कम हो रहा है तो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने लगता है। और जैसे मैंने आपको सिंक वाला एग्जांपल दिया था तो उसमें भी क्या होता है कि जैसे सिंक पुराना होता रहता है तो उसका ड्रेनेज सिस्टम जो उसका सीव लगी हुई होती है वो क्या होती है, ब्लॉक होने लगती है। तो ड्रेनेज वहाँ पे भी कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ने लगता है और पानी वहाँ कलेक्ट होता है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि ड्रेनेज कम है विद इंक्रीजिंग एज एंड IOP रेज करता है। इसके अलावा और कुछ फैक्ट्स बताए हुए इंट्राओकुलर प्रेशर के बारे में कि जैसे डायूरनल वेरिएशन, यानी कि मॉर्निंग में अलग है रात में अलग है। तो मैक्सिमम जो IOP रहता है वो मॉर्निंग के टाइम पे रहता है, ठीक है। और पोजीशंस के हिसाब से अगर कोई प्रोन पोजीशन में तो उसमें ज़्यादा रहेगा IOP सुपाइन पोजीशन के कंपैरिजन में, एंड सिटिंग में सबसे लीस्ट IOP रहता है। एक्सरसाइज करने पे IOP डिक्रीज़ कर जाता है, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइजेस करने पे। इसके अलावा वालसाल्वा में क्या होता है, IOP इंक्रीज़ करता है। वालसाल्वा में क्या करता है कि कई बार पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि कान बंद हो गए, तो एयर के डिसबैलेंस की वजह से ये होता है। जब हम लोग ईयर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा बेटर समझ आएगा। बट वालसाल्वा में क्या करते हैं कि हम पेशेंट को कहते हैं कि अपनी नाक बंद करके प्रेशर लगाए, ठीक है। और जिसकी वजह से जो एयर का डिसबैलेंस हुआ है ईयर्स में वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो वालसाल्वा करने की वजह से भी IOP रेज्ड हो जाता है। मैं वालसाल्वा आपको दिखाती हूँ कि कैसा, वो उसकी इमेज मैंने डाली नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें। हाँ, तो इस तरीके से प्रेशर करने से ये चीज़ जो है वालसाल्वा कहलाती है। और ये अगर हम पेशेंट से करवाते हैं तो भी उसका इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा ज़्यादा पानी पिएंगे तो भी इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। और IV मैनिटॉल मतलब मैनिटॉल एक ड्रग होती है, उसका अगर हम इंजेक्शन देंगे तो वो फास्टेस्ट जो है रिडक्शन करवा देता है इंट्राओकुलर प्रेशर में। तो ये कुछ बातें हो गई इंट्राओकुलर प्रेशर के बारे में। अब बात करते हैं कि ग्लूकोमा एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। हमने ये देख लिया कि एक्वस ह्यूमर के बारे में थोड़ी सी बातें कर ली, किस तरीके से उसका ड्रेनेज होता है, और थोड़ा बेसिक मैंने उसकी एनाटमी आपको समझा दिया जितनी इस टॉपिक के लिए रिक्वायर्ड है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें मेनली क्या है कि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने लगता है, ठीक है। आगे का जो चैम्बर है वहाँ पे क्या है, एक्वस ह्यूमर बढ़ रहा है, अब वो कहीं ना कहीं लेंस पे प्रेशर डालेगा, फिर लेंस से प्रेशर ट्रांसफ़र होकर पीछे भी जाएगा, विट्रस पे भी प्रेशर पड़ेगा। मैंने आपको बताया था लेंस जो ये है इसके आगे वाले में एक्वस ह्यूमर है, पीछे वाले एरिया में विट्रस ह्यूमर है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो क्या है, इसको तो प्रेशर दे रही है, इसके प्रेशर से पीछे भी प्रेशर पड़ता है, तो क्या होता है ओवरऑल रेटिना पे प्रेशर पड़ने लगता है इसकी वजह से, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी एक इमेज दिखाऊं, आई में कि कैसा रहता है, ये देखिए, ये नॉर्मल आई है
नॉर्मल है, और ये ग्लोकोमा वाले पेशेंट की देखिए कि किस तरीके से वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर चैम्बर में, ये वाला भी देखिए इस तरीके से जो प्रेशर है, जो ये एरो की डायरेक्शन है, इस तरीके से प्रेशर इंक्रीज़ करने लगता है। ठीक है, पीछे हुआ कुछ नहीं है, विट्रस ह्यूमर में कुछ नहीं हुआ है, आगे एक्वस ह्यूमर से ही पीछे प्रेशर ट्रांसफ़र होने लगता है। तो ये चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है ग्लोकोमा के केस में। तो अब इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ग्लूकोमा में क्या होता है कि हमें ध्यान रखना है कि ये रेटिनल गैंग्लियन सेल लॉस है। ठीक है, जो रेटिना होती है ना, उसकी 10 लेयर्स होती है। जब हम रेटिना वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे, तो वो वहाँ पे एक लेयर होती है गैंग्लियोनिक सेल लेयर। ठीक है, तो जो रेटिना है उसमें गैंग्लियोनिक सेल लेयर जो है उसका लॉस होने लगता है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट लेयर में भी ये नर्व फाइबर एक्सॉन जो है ये भी रेटिना की लेयर में ही आते हैं, तो इसका भी लॉस होने लगता है। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि न्यूरोपैथी हो जाती है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, यानी कि जो रेटिना के न्यूरॉन्स है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाते हैं और ग्लूकोमा के पेशेंट का विजन लॉस हो जाता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं कि ग्लूकोमा क्या होता है? रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल लॉस लीडिंग टू नर्व फाइबर एक्सॉन लॉस अल्टीमेटली कॉजिंग प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है कि मतलब क्यों ऐसा होता है, ये प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है और अल्टीमेटली विजन लॉस हो जाता है पेशेंट का, क्योंकि रेटिना की जो 10 लेयर्स है ना, इतना प्रेशर पड़ता है कि रेटिना पे प्रेशर पड़ने लगेगा और उसकी जो 10 लेयर्स हैं वो धीरे धीरे ये एक तो गैंग्लियोनिक सेल लेयर और नर्व एक्सॉन फाइबर वाली जो लेयर है वो लॉस होने लगती है। ठीक है, उनका लॉस हो जाता है, डिसफंक्शनल हो जाती हैं और अल्टीमेटली विजन लॉस होता है पेशेंट का। तो इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, ग्लूकोमा होता क्यों है? तो एक जो हम बेसिक समझ सकते हैं, जो हमने बेसिक इसकी फिजियोलॉजी पढ़ी कि क्या हो रहा था वहाँ पे, उससे ही हमें समझ आ जाएगा कि एक्वस ह्यूमर लगातार बन रहा है, बाहर जा रहा है, बन रहा है, बाहर जा रहा है। अगर वो रुकेगा, बनना बंद हुआ तो अल्टीमेटली प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा, आईओपी रेस करेगा। तो वही है, इसकी मैकेनिकल थ्योरी वही बताती है कि लगातार ड्रेनेज होता रहे तब ठीक है। अगर ड्रेनेज ब्लॉक हुआ किसी भी कारण से, या तो ड्रेनेज ब्लॉक हो जाए या बनना बहुत ज़्यादा हो गया है कि ज़्यादा तेज़ी से बन रहा है, उतनी जल्दी ड्रेन आउट नहीं हो रहा, तो वो चीज़ ग्लूकोमा करवाएगी। तो व्हेन आई ड्रेनेज मैकेनिज्म गेट ब्लॉक्ड, ठीक है, जब ड्रेनेज मैकेनिज्म ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है, फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है आई में, जिसकी वजह से फ्लूइड क्या करता है, प्रेशर डालने लगता है आइस के अंदर। इसकी वजह से गैंग्लियन सेल का जो है लॉस होने लगता है और ग्लूकोमा हो जाता है। एक और थ्योरी जो दी जाती है ग्लूकोमा के पैथोजेनेसिस के लिए, वो ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो पैथोजेनेसिस है वो यही है कि ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम है। सेकेंड जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी कही जाती है वो वेस्कुलर थ्योरी कही जाती है कि बिकॉज ऑफ हाइपोपरफ्यूजन की प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है रेटिनल लेयर में, और इस वजह से वहाँ पे डिसफंक्शन होने लगता है और पेशेंट का विजन लॉस होता है, ये भी कहा जाता है। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं। तो ये हमने इसकी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या थी और कैसे कैसे नॉर्मल की कैसे फंक्शन करता है और डेफिनेशन वगैरह सब देखा। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कि अगर ग्लूकोमा का पेशेंट आएगा तो उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करवाई जाएगी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग क्या चीज़ें देखेंगे, एक इंट्राओक्यूलर प्रेशर देखेंगे, एंगल देखेंगे, ऑप्टिक डिस्क देखेंगे एंड विजुअल फील्ड देखेंगे। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सब समझाती हूँ। सबसे पहले आईओपी मेजरमेंट। आईओपी क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, और वो किसकी वजह से हो रहा है, आइस के अंदर एक्वस ह्यूमर जो है उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको हम समझ सकते हैं आईओपी। ठीक है, तो ये हम कैसे मेजर करते हैं किसी भी पेशेंट में, क्या क्या उसका आईओपी कैसे मेजर करेंगे। तो दो तरीके से मेजरमेंट होता है इसका, एक होता है डायरेक्ट मैनोमेट्री और एक होता है इनडायरेक्ट टोनोमेट्री। ठीक है, इसकी मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, डायरेक्ट मैनोमेट्री कैसे की जाती है। ये वाला आपने देखना है। देखिए मैनोमेट्री में आप ये वाली इमेज देखिए, एक क्या करते हैं हम लोग, कैथेटर इज इंसर्टेड इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई। ठीक है, एसी का मतलब है एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई। इस तरीके से कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है, ये वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा, ये जो इंसर्ट कर रहे हैं आई में। फिर क्या होता है, अदर एंड इज कनेक्टेड टू द मैनोमेट्री डिवाइस। यहाँ पे देखो, जैसे एक क्या है, यहाँ पे हमने
कैथेटर को आई में डाल दिया और दूसरा हमने क्या किया, उसको मैनोमेट्री डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरा एंड उसका, ठीक है, उस कैथेटर का। फिर बोला ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, लेकिन क्या है, नॉट फिजिबल इन ह्यूमंस बिकॉज इट इज़ इन्वेजिव प्रोसीजर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मैनोमेट्री के थ्रू एक कैथेटर डाल के और इस तरीके से एक मैनोमीटर उससे कनेक्ट करके उस कैथेटर से यहाँ पे हमें इसमें रीडिंग दिख जाएगी इस मीटर में, और हम इस मीटर में हमें रीडिंग दिख जाएगी और हमें पता चलेगा कि कितना उसका इंट्राओक्यूलर प्रेशर है, ठीक है। नॉर्मली होता है 10 से 20 mmHg, तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे। दूसरा जो एक टेक्निक, ये तो हो गया डायरेक्ट मैनोमेट्री, ठीक है, उतना अच्छा नहीं है। दूसरी जो टेक्निक होती है ना, वो कहलाती है टोनोमीट्री, ठीक है। टोनोमीट्री में एक हमें ध्यान रखना है, गोल्डमैन एप्लेशन टोनोमीट्री, ठीक है। ये एक डिवाइस होता है, गोल्डमैन एप्लेशन टोनोमीट्री। इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से एक मशीन होती है जिसमें हमें यहाँ पे, जैसे हम आई चेकअप के लिए जाते हैं तो उसी तरीके से कुछ आप समझिए, ये एक मशीन है, ठीक है, ये एक मशीन है टोनोमीट्री। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे पेशेंट को इस तरीके से रखा जाता है और उसकी आइज़ में यहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं। आइज़ में हमें देखना क्या होता है, इस तरीके के कुछ पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। आई में जब यहाँ से डॉक्टर देखेगा ना, दूसरी साइड से, एक साइड तो पेशेंट की आंख में लगा हुआ है, दूसरी साइड से यहाँ से डॉक्टर ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। इसमें डॉक्टर ऑब्जर्व करेगा तो वो क्या देखेगा, इस तरीके के कुछ पैटर्न्स बने हुए वो देखेगा, ठीक है। अब उसे कब पता, उसको ना कंटिन्यूसली डायल को, ये यहाँ पे एक डायल होता है, उसको ना रोटेट करते रहना होता है डॉक्टर को, कब तक, जब तक उसे एक इस तरीके का पैटर्न ना देखने के लिए मिले, ठीक है। तो दिखाती हूँ, इस तरीके का एक पैटर्न होता है जो मैंने नॉर्मली क्या दिखता है वो दिखा रखा है, उस तरीके का पैटर्न आने तक हमें रोटेट करते रहना होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इस तरीके के भी पैटर्न्स हमें पेशेंट्स में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और ये चीज़ कहाँ दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे दिखेगी। तो ये था हमारा गोल्डमैन एप्लेशन टोनोमेट्री। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि नॉर्मली हमें किस तरीके का पैटर्न दिखना चाहिए पेशेंट में, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मेजर करेंगे कि अच्छा वो कितने में दिखा, क्या प्रेशर था, वो बस इतना डिटेल में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बट क्या होता है हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, इस तरीके से ये एक पेशेंट की आई है, ऐसे वो मशीन आएगी और ये जो है ना, ये नॉर्मल है, इसके अलावा कुछ और पैटर्न दिखेगा जो मैंने आपको दिखाए थे उतने सारे, वो सब एबनॉर्मल है, ठीक है। इसमें सोर्सेज ऑफ एरर भी काफ़ी रहता है। देखो, फॉल्स हाई आईओपी आ सकता है कब, जब टू मच ड्राई हो, जब बहुत, हम ना इसमें एक्चुअली एक फ्लोरेसेंट डाई डालते हैं, उसके बाद ये चीज़ मशीन में देखी जाती है पेशेंट में। अगर बहुत ज़्यादा डाई डाल दी तो भी फॉल्स हाई आईओपी आ जाएगा, ठीक है, बड़ा हुआ आ जाएगा। थिक कॉर्निया है किसी पेशेंट में, वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। और लो आईओपी कब आ जाएगा फॉल्स, जब बहुत ही कम डाई डाली हुई है, ठीक है, कॉर्नियल एडिमा है, बार बार रिपीटेड टेस्टिंग करें इन सब केसेस में। तो हमें दो चीज़ ध्यान रखनी है कि आईओपी मेजरमेंट के लिए हम लोग दो चीज़ यूज़ करेंगे, डायरेक्ट मैनोमेट्री एंड इनडायरेक्ट टोनोमेट्री। इनडायरेक्ट टोनोमेट्री में कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, गोल्डमैन एप्लेशन टोनोमेट्री, बस आपने इतना ध्यान रखना है, काफ़ी है। उसके बाद सेकंड चीज़ हम क्या ग्लूकोमा के पेशेंट में देखेंगे, हम देखेंगे उसका एंगल। एंगल का क्या मतलब है, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर हम उस पेशेंट में देखेंगे। तो इसका क्या मतलब है, कॉर्निया और आइरिस के बीच का जो एंगल है वो हम देखते हैं गोनियोस्कोपी के हेल्प से, ठीक है। जिस तरीके का टोनोमेट्री मशीन होता है उसी तरीके से गोनियोस्कोपी भी की जाती है एक मशीन के थ्रू, ठीक है। इसमें गोनियोस्कोपी में जैसे टोनोमेट्री में हमें वो एक पैटर्न दिख रहा था, तो गोनियोमेट्री में हमें लेयर्स दिखेंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे है। ये देखिए, इस तरीके से गोनियोमेट्री में वही पूरी सेम मशीन है, बस यहाँ पे रोल आता है इस तरीके के, एक ये गोनियोमीटर है, ठीक है। ये इस तरीके के एक स्पेशल टाइप के लेंस का जो कि गोनियोमीटर है, ये हम गोनियोस्कोपी के लिए यूज़ करते हैं, बाकी मशीन उसी तरीके की है। अब इसमें फिर हमें ना एक पैटर्न दिखता है, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का पैटर्न हमें गोनियोस्कोपी में दिखेगा।
इसमें वो इमेज अपलोड नहीं हुई है, मैं दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि गोनियोस्कोपी में हमें दिखेगा क्या। बेसिकली हमें लेयर्स दिखती हैं। कुछ इस तरीके से हमें वहाँ पे लेयर्स दिखेंगी और हमें पता चल जाएगा। एंगल के बारे में हमें पता करना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नॉर्मली इस तरीके से एंगल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिसिस्ड एंगल आ रहा है, दबा हुआ है एंगल, ठीक है। इस तरीके की कुछ इमेजेस हमें गोनियोस्कोपी में देखने के लिए मिलती हैं। अब देखो ये क्या है, एंड ये एंगल है किसके बीच में, कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में। मैं आपको इस इमेज से समझाती हूँ। ये देखिए, ये कॉर्निया है और ये आइरिस, ठीक है। इधर इनके बीच में जो एंगल है ना, ये हमें बेसिकली देखना है, और इसी एंगल का सारा रोल है, क्योंकि यही ट्रेबेकुलर मेशवर्क है, शेल्म्स कैनाल है। अगर ये एंगल नैरो हो गया या ब्लॉक हो गया तो क्या हो जाएगा, बाहर जा नहीं पाएगा एक्वस ह्यूमर और ड्रेनेज की प्रॉब्लम होगी। तो यही चीज़ हम वहाँ पे देखते हैं। अब जब हम गोनियोस्कोपी में देखते हैं ना इस एंगल को, तो हमें काफ़ी सारी लेयर्स देखने के लिए मिलती हैं। अब वो क्या हैं, वो उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ देखिए, जब हम गोनियोस्कोप से देखेंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर सीन फ्रॉम कॉर्निया टू आइरिस। क्या दिखेगा हमें, ये इतने इम्पॉर्टेंट है नहीं कि आप नहीं भी याद करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हमें ट्रेबेकुलर मेशवर्क जैसे वहाँ पे हमें याद है, ठीक है। सिलेरी बैंड बॉडी दिखेगा, स्क्लेरल स्पर है, आइरिस, ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। अब ये गोनियोस्कोपी भी दो तरीके से होती है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इसमें बस यही है कि इनडायरेक्ट में पेशेंट को बैठा के करते हैं और ये ओपीडी बेसिस पे यूज़ किया जा सकता है। एंड डायरेक्ट वाला जो है, पेशेंट लाइंग डाउन पोजिशन में होता है और ये सर्जरी के टाइम पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम चेक करेंगे ग्लूकोमा के पेशेंट में, ग्लूकोमा के पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन हमें 4 चीज़ों की करनी है। आईओपी की जो मैंने बता दिया, डायरेक्ट मैनोमेट्री एंड इनडायरेक्ट टोनोमेट्री से करेंगे। एंगल वाली हम करेंगे गोनियोस्कोपी से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है पेशेंट सिटिंग पोजीशन एंड लाइंग डाउन पोजीशन में। लाइंग डाउन वाला जो है सर्जरी के टाइम पे, सिटिंग वाला जो है हम ओपीडी बेसिस पे कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे विजुअल फील्ड वाली बात है, ठीक है। विजुअल फील्ड हम कैसे देखते हैं, विजुअल फील्ड क्या है, ये रेंज ऑफ हमें देखना होता है, ठीक है, कि कहाँ तक पेशेंट देख सकता है। साइड में, चारों तरफ हम देखेंगे कि जैसे ये पेशेंट की आइज़ है, ठीक है, वो इस साइड कितना देख सकता है, इस साइड कितना देख सकता है, कितना हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर ले जाएं बिना, ये नहीं कि आंखें घुमा रहा है, वो ऐसे नहीं करना है। आई बॉल स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्टेबल है तो कोई ऑब्जेक्ट हम उसके इस साइड लेके जा रहे हैं, ठीक है। कितना, यहाँ सपोज़ कीजिए ये लेफ़्ट है और ये राइट है, ठीक है। कितना कोई ऑब्जेक्ट हम लेफ़्ट में ले जाएं और इस तरीके से आई बॉल स्टेबल रखने पर उस पेशेंट को दिख रहा है, तो वो उसका ये विजुअल फील्ड हो जाएगा, ठीक है। इस साइड का वो विजुअल फील्ड हो जाएगा। और उसकी आई बॉल स्टेबल रहनी चाहिए, और राइट में हम ऑब्जेक्ट ले जाएं कितना दूर तक वो देख पाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आई बॉल स्टेबल रख के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ले जाएं तो वो कितना देख पा रहा है, और ऐसे ही नीचे ले जाएं तो कितना देख पा रहा है। ये होता है विजुअल फील्ड। ये वाला जब हम आई का बेसिक पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशंस स्टार्टिंग में, तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस मेन अभी जो ध्यान रखना है कि विजुअल फील्ड पेरीमेट्री होता है, ये भी 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक ये आप बस इतना नाम ध्यान रखिए कि गोल्डमैन काइनेटिक पेरीमेट्री होता है, ये एक मशीन से किया जाता है। एंड कन्फ्रंट्रेशन विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आई बॉल स्टेबल रख के हम डॉक्टर अपनी फिंगर यूज़ करके पेशेंट का विजुअल फील्ड पता करता है इस वाले मेथड में, और इसमें मशीन यूज़ की जाती है। और एक और होता है जिसमें होता है
ये भी एक ऑटोमेटेड पेरीमेट्री होती है। दो तरीके की होते हैं, ठीक है, पेरीमेट्री, काइनेटिक एंड स्टैटिक। काइनेटिक में क्या होता है, स्टिमुलस मूव करता है। स्टिमुलस का मतलब जो हम फिंगर से पता कर रहे थे ना, तो फिंगर को लगातार मूव करते रहते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप डाउन, ऐसे। स्टैटिक वाले में क्या होता है कि स्टिमुलस मूव नहीं करता है, ठीक है। इस वाले में होता ये है कि पेशेंट को एक मशीन के पास, जिस तरीके से गोनियो वो टोनोमीट्री की मशीन होती है, वैसी एक मशीन होती है इसकी। इसमें क्या होता है कि लाइट जल रही होती है लगातार, ठीक है। तो वो पेशेंट को बताना होता है कि कहाँ तक वो देख पा रहा है, इस तरीके से। ये विजुअल फील्ड वाला थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक डिस्कस करने के लिए, अपने आप में एक अलग टॉपिक है। ये हम लोग जब बेसिक पढ़ेंगे आई का तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि विजुअल फील्ड पेरीमेट्री में हम लोग कितनी दूर वो देख सकता है वो पता करते हैं, ठीक है। वो फिंगर वाला आप बस ध्यान रखिए। नेक्स्ट चीज़ जो हम पेशेंट्स में देखेंगे ग्लूकोमा के, वो देखते हैं ऑप्टिक डिस्क। वो ऑप्टिक डिस्क अब जब ग्लूकोमा डिस्कस करेंगे डिटेल में तब उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब ग्लूकोमा को स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक था ग्लूकोमा का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले होता है, एक होता है प्राइमरी ग्लूकोमा, ठीक है। प्राइमरी ग्लूकोमा का मतलब ये है कि बेसिक आई की कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से पेशेंट में ग्लूकोमा डेवलप हुआ है। सेकेंडरी का मतलब कोई दूसरी डिजीज़ की वजह से पेशेंट में हुआ है, ठीक है। तो जो प्राइमरी ग्लूकोमा है वो दो तरीके का होता है, ओपन एंगल स्पेक्ट्रम एंड क्लोज एंगल स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये दो तरीके का होता है प्राइमरी ग्लूकोमा। अब इसमें है जो ओपन एंगल स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे क्या होता है, किसी भी तरीके का कोई पिगमेंट, ब्लड या कोई मेम्ब्रेन, ये जो है ब्लॉक करते हैं एंगल को। कौन से एंगल को, कॉर्निया और आइरिस के बीच में, जहाँ पे वो ट्रेबिकुलर मेशवर्क और शेल्म्स कैनाल है, उस एंगल को ब्लॉक करते हैं। दूसरा होता है क्लोज्ड एंगल स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है कि आइरिस ही एंगल को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। आइरिस ही मुड़ के एंगल, जैसे ये आइरिस है, ये इस तरीके से कॉर्निया है, तो ये क्या है, इस साइड आइरिस ऊपर को उधर को चिपक जाएगा, जिसकी वजह से एंगल क्लोज हो जाएगा। और इस वाले में क्या है, कोई फॉरेन पार्टिकल आके उस ट्रेबिकुलर मेशवर्क या शेल्स कैनल को ब्लॉक कर रहा है। वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, पिगमेंट है, ब्लड है, या किसी तरीके की मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ओपन एंगल जो स्पेक्ट्रम है और क्लोज एंगल स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी ग्लूकोमा दो तरीके का होता है, ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल। तो इनके जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं। कुछ तो कॉमन रिस्क फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है ओपन एंगल और क्लोज एंगल के लिए, ठीक है। ओपन एंगल का क्या मतलब है, एंगल खुला हुआ है, वहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल की वजह से वो मैशवर्क ब्लॉक हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हुआ है। क्लोज्ड एंगल का क्या मतलब है कि आइरिस ने ही उस एरिया को चिपका के बंद कर दिया है। रिस्क फैक्टर में क्या है, आईओपी बढ़ा हुआ है, बढ़ती हुई एज के साथ, फैमिली हिस्ट्री है इसकी, या कॉर्निया किसी का थिन है, तो ये रिस्क फैक्टर हैं ग्लूकोमा के, दोनों टाइप के ग्लूकोमा के। ओपन एंगल वाला जो ग्लूकोमा है उसका एक रिस्क फैक्टर होता है मायोपिया, और जो क्लोज्ड एंगल वाला है उसमें रिस्क फैक्टर होता है हाइपरमेट्रोपिया, लेंस की थिकनेस ज़्यादा है, शैलो एंटीरियर चैम्बर। शैलो एंटीरियर चैम्बर का मतलब जो एंटीरियर चैम्बर है वो पतला हो गया है, ठीक है। अगर वो पतला हो जाएगा तो फ्लूइड तो उतना है ही, फ्लूइड तो उतना बन ही रहा है, ड्रेन भी बराबर ही हो रहा है, बस वो है कि जो एरिया है वो ही कम हो गया, तो क्या है, वहाँ पे प्रेशर तो इंक्रीज़ करेगा ही, तो ये है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। इसको बस अभी इतना ध्यान रख लीजिए कि हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है कि जो पास के ऑब्जेक्ट है ना वो नहीं उसको साफ दिखते, और मायोपिया में दूर के विजन, दूर की चीज़ें उसे साफ नहीं दिखती। बस एक ध्यान रख लो, दूसरा उसका उल्टा ही है। तो हाइपरमेट्रोपिया में अपने क्या ध्यान रखना है कि ये फार साइटेड होता है, और इसमें जो फार साइटेड है तो मतलब क्या है, दूर का तो वो आराम से देख पा रहा है, लेकिन जो उसके पास की चीज़ें हैं ना वो उसको साफ नहीं दिखती हैं, इतना ध्यान रख लो। ये हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर्स वाले में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ये ग्लूकोमा के केस में, तो जो ओपन एंगल वाला है वो साइलेंट थीफ है साइट का, ठीक है, धीरे धीरे विजन लॉस होगा। और ये जो क्लोज एंगल वाला है इसमें क्या होता है, ब्लरिंग ऑफ विजन होने लगती है एंड कलर हेलोज होने लगते हैं। कलर हेलोज का क्या मतलब है, मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा देती हूँ।
ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके का ये जो इमेज है ये है कलर हेलोज, ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे कलर दिख रहे हैं उसको हर चीज़ में, तो ये होता है कलर हेलोज। ये इन ग्लूकोमा के पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। ये वाली जो इमेज है ना, ये कन्फ्रंटेशन मेथड है जो मैं आपको समझा रही थी कि इस तरीके से हम फिंगर चारों तरफ घुमाते हैं और पेशेंट आई स्टेबल रखेगा, वो है ये, ठीक है। इसके अलावा अब इसका हमने सिम्टम डिस्कस कर लिया कि जो ओपन एंगल वाला है वहाँ पे धीरे धीरे विजन लॉस होगा, ठीक है। साइलेंट थीफ है वो, और जो क्लोज एंगल है वहाँ पे ब्लरिंग ऑफ विजन एंड कलर्ड हेलोज देखने के लिए मिलेगा। अब इसके सिम्टम की ये सिम्टम हो गया। अब इसके साइन की बात करते हैं। तो हम ऑप्टिक डिस्क के चेंजेस देखने के लिए यहाँ पे देखेंगे। तो ऑप्टिक डिस्क आपने अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि ऑप्टिक डिस्क के चेंजेस दोनों में ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, ओपन एंगल हो चाहे क्लोज एंगल हो। इसमें क्या होता है कि ऑप्टिक डिस्क ना कुछ इस तरीके से होती है, आपने ऐसे ध्यान रखना है कि बीच वाला पोर्शन कप कहलाता है, बाहर वाला पोर्शन जो है न्यूरो रेटाइनल रिम कहलाता है। जो कप वाला एरिया है वहाँ पे क्या होता है, इस कप वाले एरिया से नर्व्स जो हैं वो बाहर निकलती हैं, और जो ये रेड वाला एरिया जिसका नाम है न्यूरो रेटाइनल रिम, यहाँ पे क्या है कि एक्सॉन लेयर्स जो होती है ना रेटिना की, वो इस एरिया को फॉर्म करती हैं। तो क्योंकि ग्लूकोमा में क्या हो रहा था, एक्सॉन लेयर का लॉस हो रहा था, तो ये जो रेड वाला एरिया है ना ये श्रिंक हो जाएगा। तो ग्लूकोमा में क्या होता है, एक्सॉन नर्व का लॉस होता है और रेड एरिया श्रिंक होने लगता है। इसके अलावा ऑप्टिक डिस्क के चेंजेस में और भी कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि थिनिंग ऑफ न्यूरो रेटाइनल रिम। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो एक्सॉन वाला ये जो एरिया है वो किससे बन रहा है, रेड वाला पोर्शन एक्सॉन से बना रहे हैं, क्योंकि एक्सॉन का तो लॉस हो रहा है तो ये एरिया जो है थिन होने लगता है, और इसी चीज़ को कहा जाता है नॉचिंग साइन। साथ ही साथ कप डिस्क का रेशियो बढ़ जाएगा। कप डिस्क का रेशियो बढ़ जाने का क्या मतलब है, रेड वाला एरिया तो पतला होते जा रहा है, येलो वाला पोर्शन उतना ही है, तो ओवरऑल जो रेशियो है ना वो कम हो जाएगा। इसके अलावा लैमिनार डॉट साइन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं लैमिना क्रिब्रोसा, ठीक है। इसकी मैंने इमेज अपलोड किया हुआ है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ देखिए, ये है लैमिना क्रिब्रोसा, ठीक है। ये लैमिना क्रिब्रोसा का मतलब है कि सीव लाइक कुछ है, ये छन्नी जैसा कुछ है। ये यहाँ पे देखिए, ये छन्नी जैसा ये एरिया है, ठीक है, ये कहलाता है लैमिना क्रिब्रोसा। आई में होता है ये, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, यहाँ पे है। यहाँ पे क्या होता है कि एक्सॉन ट्रैवल पोस्टीरियर axon travel posteriorly from inside of eye थ्रू द क्रिब्रोसा लैमिना क्रिब्रोसा टू द ब्रेन, ठीक है। हमें मेन ध्यान रखना है कि यहाँ से नर्व जो है ब्रेन में जाती हैं आई के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है, एक छन्नी जैसा पोर्शन है जो कि पीछे आई में यहाँ ऑप्टिक एरिया में प्रेजेंट होता है, और यहाँ से क्या होती है, आई से जो नर्व्स हैं वो सारी निकल के ब्रेन में जाती हैं, कहाँ से, लैमिना क्रिब्रोसा के थ्रू होते हुए, छन्नी वाला पोर्शन होता है, ठीक है। इसके भी क्योंकि ये है तो किसका पार्ट, ऑप्टिक डिस्क का ही पार्ट है लैमिना क्रिब्रोसा, तो इसमें भी चेंजेस, क्योंकि ऑप्टिक डिस्क में ओवरऑल चेंजेस मिल रहे हैं तो हमें इसमें भी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको समझाती हूँ। यस, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैमिनार डॉट साइन हमें देखने के लिए मिलेगा। उसका क्या मतलब है कि व्हेन लैमिना क्रिब्रोसा के जो पोर्स हैं ना वो ज़्यादा विजिबल या ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सॉन वहाँ से लॉस हो गया है। अगर मान लो एक होल से 5 निकल रहे थे पहले, अब लॉस हो गया तो अब 1-2 ही निकल रहे हैं, तो वो क्या है, वो जो पोर्स हैं वो ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे, ज़्यादा बड़े लगेंगे, क्योंकि एक्सॉन कम हो गए ना वहाँ पे। तो वही चीज़ जो है लैमिनार डॉट साइन कहलाती है। इसके अलावा नेजलाइजेशन ऑफ वेसल्स होने लगता है। नॉर्मली इस तरीके से चारों तरफ वेसल्स फैली हुई होती हैं आई में, ठीक है। ये सुपीरियर पोर्शन हो गया, इन्फीरियर हो गया, नेज़ल हो गया, टेम्पोरल एरिया हो गया। टेम्पोरल माने कि वो पोर्शन आई का जो टूवर्ड्स द ईयर है, एंड नेज़ल माने वो पोर्शन आई का जो टूवर्ड्स द नोज़ है। तो नॉर्मली क्या रहता है, इस तरीके से है अरेंजमेंट, ठीक है।
इन्फीरियर, सुपीरियर, नेज़ल, टेम्पोरल। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेसल्स नेज़ल साइड को आने लगती हैं, ठीक है, नेज़ल साइड में होने लगती हैं, नेज़लाइजेशन ऑफ वेसल होने लगता है। इसके अलावा ये जो इस तरीके से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता है यहाँ पे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेसल्स जो नॉर्मली इस तरीके का होना चाहिए वो हमें नहीं देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है कि मान लो आई में कभी इंफीरियर वाले पोर्शन में वेसल का लॉस है या इंफीरियर साइड में यहाँ पे डैमेज है, तो पेशेंट की कौन सा विजन हैम्पर होगा, उसका सुपीरियर विजन हैम्पर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर नेज़ल साइड में लॉस हो गया है तो वो टेम्पोरल विजन लॉस होगा, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेजिस्ट करता है ना, मतलब सबसे लास्ट जो डैमेज होगा वो नेज़ल साइड की वेसल्स का होगा, इसीलिए नेज़लाइजेशन ऑफ वेसल्स भी यहाँ देखने के लिए मिलता है। ये विजन की कुछ बातें बताई। और ये वाला जो रूल है कि नॉर्मली इन्फीरियर चारों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेसल्स का, वो सब भी हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। एंड विजन वाली जो बात बताई है कि इन्फीरियर का लॉस होगा तो सुपीरियर की चीज़ें दिखना बंद हो जाएगा, टेम्पोरल का लॉस होगा तो नेज़ल वाला अपोजिट चलता है यहाँ पे, ठीक है, वो भी। इसके अलावा बेंडिंग ऑफ वेसल्स भी हमें ऑप्टिक डिस्क में देखने के लिए मिलती हैं, डिस्क हैमरेजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और डिस्क हैमरेज हो रहा है तो वहाँ पे हाइपोपरफ्यूजन भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं एज अ साइन इन ग्लूकोमा पेशेंट। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इसके आगे जो ग्लूकोमा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।